आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करेंगे जिसे एविएशन के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। एक ऐसी कहानी जहां मीलों दूर हुए एक बम धमाके ने एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट या कह लें एक ऐसी खतरनाक श्रृंखला शुरू की जिसने उड़ान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया। मतलब एक के बाद एक हुई छोटी छोटी गलतियां, खराब किस्मत और सिस्टम की कुछ ऐसी कमियां एक साथ आ गईं कि एक ऐसा भयंकर तूफान खड़ा हो गया जिस पर शायद आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एविएशन की दुनिया में ना एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक कहावत अक्सर दोहराई जाती है। सुरक्षा के नियम खून से लिखे जाते हैं। सुनने में शायद बहुत डरावना लगे, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आज जब हम उड़ान भरते हैं तो जो सख्त सुरक्षा नियम, चेकिंग और प्रोटोकॉल हमें कई बार बहुत परेशान करते हैं, उनका हर एक नियम अतीत में हुई किसी न किसी बड़ी त्रासदी से सबक लेकर ही बनाया गया है। और आज जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं उसने तो इस पूरी इंडस्ट्री के नियमों को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 583, जी हाँ, 27 मार्च 1977 का वो दिन। इस एक दिन में कुल 583 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये आंकड़ा अपने आप में सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ही पल में इतने सारे लोगों का खत्म हो जाना कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। और पता है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये समझने का एक बेहद अहम मौका है कि जब एक इतना जटिल सिस्टम फेल होता है तो उसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हादसे की शुरुआत क्रैश वाली जगह पर हुई ही नहीं थी, बल्कि वहां से काफी दूर लास पाल्मस एयरपोर्ट पर सुबह करीब 11:30 बजे हुई, जब दो लोग एक सूटकेस छोड़कर वहां से निकल गए। दोपहर 12:15 बजे उस सूटकेस में रखा बम फट गया। खैर, इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक और बम होने की धमकी मिली जिसकी वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। और बस यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। आसमान में उड़ रहे कई विशालकाय विमानों को पास के ही एक छोटे से द्वीप टेनेरिफ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। देखते ही देखते आसमान में विमानों की एक पूरी फ्लाइंग पार्किंग लॉट बन गई थी। अब इस दिन हुआ क्या? एक बहुत ही खतरनाक बॉटलनेक या कह लें रुकावट पैदा हो गई थी। सोचिए, एक तरफ बोइंग 747 जैसे दुनिया के सबसे बड़े विमान थे जिनमें सैकड़ों यात्री सवार थे, और दूसरी तरफ था टेनेरिफ का वो छोटा सा लॉस रोडियोस एयरपोर्ट। अब ये एक ऐसा रीजनल एयरपोर्ट था जो इतने बड़े इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए तो बना ही नहीं था। यहाँ न तो विमानों को ट्रैक करने के लिए कोई आधुनिक ग्राउंड रडार था और न ही इतनी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। साफ तौर पर ये एक बहुत बड़े संकट के लिए एकदम सही मंच तैयार कर रहा था। अब इस कहानी के सबसे अहम किरदारों में से एक से मिलते हैं, KLM एयरलाइंस के कैप्टन वैन ज़ैंटन। देखिए, ये कोई साधारण पायलट नहीं थे। ये KLM के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, मतलब पूरी एयरलाइन का एक जाना माना चेहरा। यहाँ कॉकपिट के अंदर का मनोवैज्ञानिक दबाव समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके ठीक बगल में जो को पायलट बैठे थे वो खुद कैप्टन वैन ज़ैंटन के ही छात्र रह चुके थे। यानी कॉकपिट में एक तरफ एक ऐसा गुरु बैठा था जिसके फैसलों पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन सा था, और दूसरी तरफ उनका अपना छात्र। इसके साथ ही ना कैप्टन वैन ज़ैंटन पर समय का एक बहुत ही बड़ा दबाव था। डच कानून के तहत पायलटों के लिए ड्यूटी के घंटे बहुत सख्ती से तय किए गए थे। अगर कोई भी पायलट इस लिमिट को पार करता तो उसे भारी जुर्माना, जेल या अपना लाइसेंस तक खोना पड़ सकता था। अब इस नियम का असली मकसद तो सुरक्षा बढ़ाना था, लेकिन विडंबना देखिए, इस दिन इसी नियम ने एक ऐसी खतरनाक जल्दबाजी पैदा कर दी जिसने कैप्टन को जल्द से जल्द वापस हवा में लौटने के लिए पूरी तरह से बेताब कर दिया। और बस इसी जल्दबाजी में एक छोटा सा दिखने वाला फैसला लिया गया जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। कैप्टन वैन ज़ैंटन ने सोचा कि चलो समय बचाने के लिए क्यों ना इसी एयरपोर्ट पर ईंधन भरवा लिया जाए। लेकिन इस एक फैसले के 3 बहुत ही घातक परिणाम हुए। पहला, इसमें पूरे 30 मिनट का कीमती समय बर्बाद हो गया। दूसरा, विमान में 50 टन अतिरिक्त फ्यूल भर गया जिससे वो बहुत ज्यादा भारी हो गया। और तीसरा, जब KLM का विमान ईंधन भरवा रहा था तो उसके ठीक पीछे खड़ा पैन एम का विमान रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वहीं का वहीं फंस कर रह गया। और फिर मौसम ने एक ऐसी करवट ली जो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जब KLM ईंधन भरवा रहा था तब विजिबिलिटी 2000 मीटर थी, मतलब बिल्कुल साफ मौसम। लेकिन जैसे ही 30 मिनट बाद ईंधन भरने का काम खत्म हुआ, पहाड़ों से उतरकर अचानक एक बेहद घना कोहरा एयरपोर्ट पर छा गया।
5:02 पर विजिबिलिटी गिरकर सिर्फ 300 मीटर रह गई। ये छोटा सा एयरपोर्ट अब पूरी तरह से एक मौत के जाल में बदल चुका था। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। विजिबिलिटी न के बराबर थी और एयरपोर्ट पर ग्राउंड रडार की कोई सुविधा नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब सचमुच लिटरली आंखों पर पट्टी बांधकर इन विशालकाय मशीनों को रास्ता दिखा रहे थे। कौन सा विमान रनवे पर कहां खड़ा है, इसका पता लगाने का अब एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन ही रह गया था। इस घने कोहरे और खराब रेडियो सिग्नल की वजह से पैन एम के कॉकपिट में भारी कंफ्यूजन फैल गया। हुआ क्या कि टावर ने पैन एम विमान को रनवे पर चलते हुए तीसरे एग्जिट से बाहर निकलने को कहा था, लेकिन कोहरे में रास्ता साफ दिख नहीं रहा था। ऊपर से वो तीसरा एग्जिट एक बहुत ही तीखा 135 डिग्री का मोड़ था, जो इतने बड़े जंबो जेट के लिए ले पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए पैन एम का क्रू आपस में ही बहस करने लगा कि शायद कंट्रोलर ने चौथे आसान एग्जिट के लिए कहा होगा, और बस इसी उलझन में वो रनवे पर आगे बढ़ते चले गए। इस पॉइंट पर ना एविएशन के दो सबसे अहम नियमों को समझना बहुत जरूरी है। एक होती है एटीसी क्लियरेंस, जो बेसिकली आपको हवा में किस रूट पर जाना है उसकी अनुमति देती है, लेकिन इसके मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विमान उड़ान भर सकता है। उड़ान भरने के लिए एक बिल्कुल अलग और अंतिम अनुमति की जरूरत होती है, जिसे टेक ऑफ क्लियरेंस कहते हैं। ये वो आखिरी दीवार है जो किसी भी विमान को किसी बड़े हादसे से बचाती है। लेकिन ड्यूटी के समय को लेकर भयंकर तनाव में घिरे कैप्टन वैन ज़ेंटन ने इसी सबसे अहम नियम को तोड़ दिया। जैसे ही उन्हें रूट के लिए एटीसी क्लियरेंस मिली, उन्होंने बिना टेक ऑफ क्लियरेंस का इंतजार किए ही विमान की रफ्तार बढ़ा दी। उनके छात्र यानी को पायलट ने डरते हुए उन्हें टोकना चाहा, लेकिन कैप्टन के उस भारी आत्मविश्वास के आगे उसकी एक न चली। मजबूर होकर को पायलट ने रेडियो पर एक बेहद अस्पष्ट और गैर मानक वाक्य कहा, हम अब टेक ऑफ पर हैं। अब देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात आती है। ठीक उसी पल रेडियो पर दो ऐसे वाक्य बोले गए जो इस पूरे हादसे को टाल सकते थे। कंट्रोल टावर ने केएलएम के को पायलट की बात सुनकर तुरंत कहा, टेक ऑफ के लिए स्टैंड बाय रहे, मैं बुलाऊंगा। और ठीक उसी सेकंड पैन एम के पायलट ने भी घबराकर रेडियो पर बोला, हम अभी भी रनवे पर हैं। सच में ये वो जादुई शब्द थे जो उस दिन सैकड़ों जाने बचा सकते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। यहाँ एक बहुत ही अजीब तकनीकी खामी सामने आई, जिसे रेडियो हेटेरोडाइन कहते हैं। होता क्या है कि जब दो लोग रेडियो पर एक ही समय पर बोलने के लिए बटन दबाते हैं, तो दोनों सिग्नल्स आपस में टकराकर एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। टावर और पैन एम दोनों ने बिल्कुल एक ही सेकंड में बात की। नतीजतन केएलएम के कॉकपिट में न तो टावर की चेतावनी पहुंची और न ही पैन एम की। वहां सिर्फ 3.75 सेकंड का एक भयानक शोर या स्टैटिक नॉइज गूंजकर रह गई। इसके बावजूद तबाही को रोकने का एक बिल्कुल आखिरी मौका अभी भी बाकी था। सिग्नल ब्लॉक होने के तुरंत बाद टावर ने पैन एम से कहा कि जब रनवे खाली हो जाए तो बताना। केएलएम के कॉकपिट में बैठे तीसरे व्यक्ति यानी फ्लाइट इंजीनियर ने यह सुन लिया। उसने बहुत झिझकते हुए कैप्टन वैन ज़ेंटन से पूछा, क्या पैन एम अभी भी रनवे पर है? लेकिन कैप्टन ने पूरे अति आत्मविश्वास के साथ उसे टोकते हुए कहा, हाँ, सब साफ है। और बस जान बचाने का वो आखिरी मौका भी हमेशा के लिए हाथ से फिसल गया। और फिर शाम के 5:06 पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी डरावनी है। पैन एम के पायलट को सामने से घने कोहरे को चीरते हुए दो लाइटें तेजी से अपनी तरफ आती दिखी। उसने पूरी ताकत से अपने भारी विमान को रनवे से हटाने के लिए बाईं तरफ मोड़ा। दूसरी तरफ कैप्टन वैन ज़ेंटन ने भी अपनी गलती महसूस कर ली थी और विमान को जबरदस्ती हवा में उठाने की कोशिश की, लेकिन याद है वो 50 टन एक्स्ट्रा फ्यूल, वो अब अपना कहर बरपा रहा था। वजन के कारण केएलएम का पिछला हिस्सा रनवे पर बुरी तरह घिसटता रह गया और वो विशाल विमान सीधा पैन एम के ऊपरी हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। इस भयंकर टक्कर और उसके बाद दोनों विमानों में लगी भयानक आग का नतीजा बहुत ही दर्दनाक था। पैन एम विमान में सवार लोगों में से केवल 61 लोग ही किसी तरह अपनी जान बचा पाए, जबकि केएलएम उड़ान में सवार सभी 248 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का जो सबसे विडंबनापूर्ण और रुला देने वाला पहलू है ना, वो है ये टाइमलाइन। ध्यान से सुनिएगा। 5:02 पर घना कोहरा आया जिसने सब कुछ अंधा कर दिया। 5:06 पर ये भयंकर टक्कर हुई और टक्कर के ठीक 4 मिनट बाद यानी 5:10 पर वो कोहरा बिल्कुल वैसे ही चमत्कारिक रूप से छट गया जैसे वो आया था।
विजिबिलिटी एकदम साफ नहीं। सोचिए, अगर घटनाओं का ये चक्र सिर्फ 4 मिनट आगे या पीछे हो जाता तो दोनों विमानों के पायलट एक दूसरे को बड़ी आसानी से देख लेते। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस हादसे का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण आखिर था क्या? जांच में सामने आया एक बेहद खतरनाक कॉकपिट कल्चर, जिसे उस समय कैप्टन भगवान है या कैप्टन इज गॉड कल्चर कहा जाता था। उस दौर में जूनियर क्रू मेंबर्स को अपने सीनियर कैप्टन के फैसलों पर सवाल उठाने की न तो अनुमति होती थी और न ही हिम्मत। को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर दोनों को शक था, लेकिन कैप्टन के डर ने उनकी आवाज को दबा दिया और उसी एक चुप्पी ने सैकड़ों जानें ले ली। इसे समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे हादसे में कोई एक विलेन नहीं था। ये किसी एक इंसान की अकेली गलती का नतीजा बिल्कुल नहीं था। ये एक भयानक सिस्टमिक फेलियर था। जरा गौर कीजिए, एक बॉम्ब की धमकी, एक ऐसा एयरपोर्ट जो इतने बड़े विमानों के लिए था ही नहीं, ड्यूटी के समय का भारी दबाव, अचानक कोहरे का आना, एक अनपेक्षित रेडियो ग्लिच और बात ना कह पाने का वो खतरनाक कल्चर, ये सारी चीजें एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही समय पर बिल्कुल एक साथ हुई और तब जाकर ये परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हुआ। इस भयानक हादसे ने सच में पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया और आधुनिक एविएशन की दुनिया की नई नींव रखी। इसके बाद ही क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट या CRM की शुरुआत हुई। आज के समय में एक को पायलट के लिए ये अनिवार्य है कि वो कैप्टन की गलती पर तुरंत सवाल उठाए। अब कोई अस्पष्ट भाषा नहीं चलती, बल्कि संवाद के लिए पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड रेडियो शब्दावली तय कर दी गई है। और हाँ, हर बड़े एयरपोर्ट पर ग्राउंड रडार का होना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इस पूरी घटना का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगली बार जब भी किसी एयरपोर्ट पर आपकी उड़ान में देरी होती है या कोई पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपनी क्लियरेंस की पुष्टि करता है, तो क्या ये सिर्फ एक परेशानी है या फिर ये उस सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जिसके नियम सचमुच टेनरीफ जैसे हादसों में खून से लिखे गए हैं? सच तो ये है कि आज की हर एक सुरक्षित यात्रा के पीछे इसी तरह की दुखद लेकिन बेहद अहम सीख छिपी हुई।